जय श्री राम। मैं पंडित अमित शर्मा आप सभी ज्योतिष प्रेमियों विद्वज्जनों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अयोध्या पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम ज्योतिष के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसे मैं निसंदेह यह कह सकता हूँ कि ज्योतिष फलित की ओर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला कदम होगा और इसे निसंदेह ज्योतिष फलित की आत्मा भी कहा जा सकता है। ज्योतिष के सूत्रों में हमें अक्सर कई ऐसे शब्दों से गुजरना पड़ता है जिसे हम परिचित नहीं होते हैं, और इन शब्दों के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो शब्द है वह है ज्योतिष फलित में भाव। कि हम अक्सर यह सूत्र देखते हैं कि यदि कोई ग्रह किस भाव में बैठा है तो उसके क्या फल होंगे। यह चीज़ हमें ज्योतिष ग्रंथों में सूत्र के तौर पे हमेशा पढ़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम यह देख लें कि अक्सर किसी ज्योतिष ग्रंथ में लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि शनि यदि दशम भाव में बैठा है तो, मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा है तो उसके इस प्रकार से फल होंगे। तो यह जो भाव लिखा गया है ज्योतिष में, इस शब्द से ही हमारा परिचय हो सके, इस विषय पर हमारा आज का कार्यक्रम होगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। कुंडली के 12 भाव के नाम और संज्ञाएं, फलित ज्योतिष की आत्मा, यह हमारे आज के कार्यक्रम का नाम होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि भावों के क्रम किस प्रकार से होते हैं। कुंडली का जो यह चक्र आपको परिचित सा दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग गिनतियां लिखी होती हैं जिन्हें हम राशि के नाम से संबोधित करते हैं। ज्योतिष में 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं। भावों के क्रम स्थिर होते हैं किंतु उसमें राशियां कोई भी हो सकती हैं, तो उसे हम यही संबोधित करते हैं। जिस भी भाव में जो राशि पड़ी होगी उसे हम यह संज्ञा देते हैं कि कुंडली के इस भाव में या फला फला भाव में जो राशि विद्यमान है, हम यही कहेंगे कि इस भाव में यह राशि विद्यमान है। तो आइए हम भावों के क्रम से परिचित हो लेते हैं। सबसे पहला कुंडली में पहला भाव होता है, फिर इसके बाद दूसरा, दूसरे भाव के बाद तीसरा भाव, फिर चतुर्थ या चौथा भाव, फिर पंचम, फिर छठा भाव, फिर सप्तम भाव, फिर अष्टम, इसके उपरांत नवां भाव, फिर इससे आगे 10वां, इसके बाद 11वां भाव और इसके बाद 12वां भाव। ये जो भी भाव हैं 1 से लेकर 12, यह स्थिर होंगे। इनमें राशियां कोई भी हो सकती हैं। इस बात का तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ पे पहला भाव लिखा हुआ है, यहाँ पे यदि 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपको यह भ्रमित नहीं होना है कि यह 12वां भाव हो गया। यहाँ पे पहला भाव ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि हो गई। तो लग्न और भावों के बीच में सामंजस्य बैठाना, लग्न भाव और वहाँ पे राशि कौन सी बैठी हुई है, तो आप ये समझ लेंगे कि यदि लग्न भाव यानी कि पहले भाव में यदि 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन राशि पहले भाव में हुई। तो इसी प्रकार से आप भावों के क्रम से परिचित हो गए। अब हम इनके उपनामों से भी आपको परिचित करा देते हैं कि जैसे पहला भाव है तो उसे मैंने अभी लग्न कहा, तो इसी प्रकार से अन्य भावों को किन किन नामों से हम जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भावों के उपनाम इस प्रकार हैं। पहले भाव को लग्न या तनु भाव कहा जाता है, दूसरे को धन या वित्त का भाव कहा जाता है, तीसरे को पराक्रम या भ्रात अर्थात भाई के भाव के रूप में हम जानते हैं। आपको ये जो भाव दिख रहे होंगे ये सभी अपने नाम के अनुसार फलित के में विचार करने में काम आते हैं, यानी इनका जो विचार होगा इनके नामों के अनुसार ही है। यानी कि दूसरे भाव से धन का, पहले से तनु यानी कि शरीर का, और तीसरे भाव से पराक्रम का विचार होगा। तो अब हम आगे के पहले उपनामों से परिचित हो लेते हैं। हम तीसरे पर पहुंचे थे, इसके बाद हम चौथे भाव की चर्चा कर लें। या माता या सुख के भाव के नाम से जाना जाता है। माता और सुख का विचार चतुर्थ भाव से होगा। पंचम से शिक्षा या सुत यानी कि संतान का विचार होगा। छठे भाव से रूप या व्याधि का, सप्तम से जाया या रति का विचार करेंगे। अष्टम भाव से आयु या मृत्यु का विचार करेंगे। नवम भाव से धर्म या भाग्य का विचार करेंगे। दशम भाव से कर्म का विचार करेंगे। 11वें भाव से आय का विचार करेंगे और 12वें भाव से व्यय का विचार करेंगे। इन भावों से प्रमुखता से इन भावों का हम विश्लेषण और फलित के लिए प्रयोग तो करेंगे, लेकिन यह इनके उपनाम है। यानी कि आपको यह भी ज्योतिष फलित में देखने को मिल सकता है सूत्र के तौर पे कि जैसे कोई भी सूत्र है वहाँ पे यह प्रयोग किया गया कि यदि व्यय भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति के पास धन की क्या स्थिति हो सकती है, व्यय की क्या गति होगी, या अन्य ग्रहों के भी बैठने से उसमें क्या फल मिलेंगे। इनको सूत्र के तौर पे आपको पढ़ना होगा ज्योतिष ग्रंथों में। हमारे आगे के कार्यक्रम में भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो जब तक आप इन सभी भावों और भाव के उपनाम से और क्रम से परिचित नहीं हो जाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी कठिन होगा ज्योतिष सीखने के क्रम में। तो मैं आशा करता हूँ कि भावों के उपनाम को और क्रम को आप समझ चुके हैं। अब हम इनकी अन्य जो संज्ञाएं हैं, इन भावों को
अलग अलग भावों को किन संज्ञाओं से ज्योतिष में दर्शाया गया है, बताया गया है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम केंद्र संज्ञक भावों से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि ये केंद्र संज्ञक भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ज्योतिष में जो केंद्र के भाव हैं वो इस प्रकार हैं। पहला भाव केंद्र है, चौथा भाव केंद्र का है, सप्तम भाव केंद्र का है और 10वां भाव भी केंद्र का है। तो 1, 4, 7, 10 भाव को हम केंद्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद त्रिकोण संज्ञक भाव। त्रिकोण संज्ञक भाव में पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण संज्ञक है। पहले भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा प्राप्त है। पंचम और नवम प्रमुख त्रिकोण में आते हैं। तो 1, 5 और 9 ये आपकी जो भाव संख्या है यह त्रिकोण में आती है। आइए इसके बाद अगले पे हम चर्चा करते हैं। त्रिक, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, त्रिक या पापी भावों के नाम से इसे हम ज्योतिष में जानते हैं। त्रिक भावों में 6, 8 और 12 भावों को त्रिक के नाम से जाना गया है। तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये त्रिक कहलाता है। इसे हम पापी भावों के नाम से भी जानते हैं। अब त्रिक के बाद हम अगले भाव की चर्चा करते हैं। मारक भाव, जिसे हम कुंडली में मारकेश की भी संज्ञा प्राप्त करते हैं। कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव को मारक कहा गया है। दूसरा और 7वां भाव यह मारक क्यों होते हैं, इसके भी पीछे एक विशेष तथ्य है। चूंकि अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है, वहां से आपका दूसरा भाव जो मारक है वह 7 खाने आगे पड़ता है। समसप्तक होने के कारण दूसरे भाव को मारक कहा गया है। और मृत्यु भाव यानी 8वें भाव से 12वीं जो राशि पड़ता है, जो 12वां खाना है, वहाँ पे जो राशि होगी वह भाव, वह राशि का स्वामी आपके लिए मारक होगा। तो द्वितीय और सप्तम भाव मारक हो गए। इसके बाद अगले भाव पे भी हम चर्चा करते हैं। पणफर संज्ञक भाव। पणफर संज्ञक भाव वे हैं जो केंद्र के आगे के भाव हैं। जैसे आप देखें, पहला भाव केंद्र है तो उसके तुरंत बाद का दूसरा नंबर का जो खाना है वह पणफर संज्ञक हो गया। इसके बाद अगला केंद्र चतुर्थ, तो उसके आगे 5वां, यह भी पणफर संज्ञक है। फिर इसके बाद अगला केंद्र था सप्तम और उसके आगे का भाव अष्टम, यह पणफर हुआ। फिर इसके बाद आप खुद ही देख रहे हैं कि 10वां भाव केंद्र कहलाता है, तो उसके अगला भाव यानी कि एकादश भाव को हम पणफर संज्ञक कहेंगे। देखिए, ज्योतिष ग्रंथों में आपको पणफर बता तो दिया जाता है कि 2, 5, 8 और 11 भाव पणफर संज्ञक है, लेकिन यहाँ पे आप याद रख के नहीं आप समझ पाएंगे कि पणफर भाव क्या है। आपने केंद्र याद कर लिया और आपने यह देख लिया कि केंद्र से अगले भाव थे वह पणफर संज्ञक थे। तो यहाँ पर आपने यह देख लिया कि जो केंद्र से आगे के भाव थे वह पणफर संज्ञक भाव कहलाए। तो आप पुनः इस पे विचार कर लें कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव पणफर संज्ञक हैं। और एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि केंद्र के आगे के भाव पणफर कहलाते हैं। आइए अब इसके बाद की जो संज्ञाएं हैं भावों की, हम उस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। पणफर के बाद हम आपोकिल्म संज्ञक भावों की चर्चा करेंगे। आपोकिल्म भाव पणफर के आगे वाले भाव हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि द्वितीय भाव पणफर था, उसके अगले भाव तृतीय भाव को हम आपोकिल्म के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम पंचम के बाद जो अगला छठा भाव पड़ा वह भी आपोकिल्म है। इसके बाद 9वां भाव और द्वादश भाव। तो 3, 6, 9 और 12 भावों को हम आपोकिल्म संज्ञक भावों के नाम से जानेंगे। यह भी आपको कई ज्योतिष ग्रंथों में मिलेगा देखने को। तो इसके बाद हम अगले भाव की ओर चर्चा करते हैं। चतुरश संज्ञक भाव। 4 और 8 भावों को चतुरश कहा गया है। चतुरश 4 और 8 भाव हैं। इनके अन्य संज्ञाएं भी आपने पहले देखी हैं, जैसे चौथा भाव केंद्र में था और अष्टम भाव त्रिक में भी था, लेकिन इसे अतिरिक्त चतुरश भी कहा गया है। हो सकता है ज्योतिष में कहीं यह कहा जाए, ज्योतिष ग्रंथों में कहा जाए कि केंद्र में बैठा ग्रह या चतुरश शब्द आ जाए, तो वहां पे भी आप भ्रमित ना हो। चतुरश में आप 4 और 8 दोनों को जब जानते रहेंगे तो समझ जाएंगे कि चतुरश में बैठे ग्रहों के विषय में यदि कोई बात कही जा रही है तो हम 4 और 8 भावों पर विचार करेंगे। इसके बाद उपचय और अनुपचय भावों पे हम चर्चा करते हैं। कुंडली में 3, 6, 10 और 11वें भाव को उपचय कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी भावों को अनुपचय कहा गया है। तो 3, 6, 10, 11 के अतिरिक्त आपका जो भाव बचता है वह पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां भाव बचता है। इन भावों को हम अनुपचय भाव कहते हैं। यहाँ पे तो आप इन भावों से परिचित हो गए। आपने सभी भावों के नाम, उनके उपनाम और उनकी संज्ञाओं का परिचय प्राप्त कर लिया है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष का, और इस पे आपने केवल अभी इसकी संज्ञाएं और नामों को ही जाना है। इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे जो भाव हैं इन सभी 1 से
12 भावों का हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, इन उपनामों के द्वारा आप विचार करना जो सीखेंगे ज्योतिष में, जिसमें आपने नाम की संज्ञाएं जो हैं उनकी, जैसे हम उदाहरण के लिए आपको पुनः बता दें कि जैसे चौथे भाव में लिखा था माता या सुख का भाव, तो चौथे भाव से सिर्फ माता या सुख का ही विचार नहीं करते हैं, वहाँ से अन्य बहुत से विषयों पर विचार करते हैं। जैसे वहाँ से हम वाहन का भी, सुख का भी विचार करते हैं, जन्म स्थान के विषय पर भी विचार करते हैं। तो इन सभी भावों के विस्तृत जानकारी के लिए आपको हमारे अगले कार्यक्रमों को देखना होगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना होगा, ताकि आप तक यह वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके और आप ज्योतिष की पढ़ाई अच्छे से कर सकें, ज्योतिष के विषय में अच्छे से समझ सकें। तो हमारी यह प्रस्तुति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। धन्यवाद।